गाइस अटेंडेंस लगा लो, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है, लेकिन अभी भी उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं हुआ है, ये मैं दावा करता हूँ। एंड इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हर एक फैक्ट जो बताऊंगा वो एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस करके रहेगा। एंड ऑब्वियसली पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ऑब्वियसली इंश्योर करो कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे ताकि एंटायर नॉलेज हो सके। एंड अगर आप लोग इसका नोट का पीडीएफ चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ है, आप लोग उसके थ्रू भी पीडीएफ को देख सकते हो एंड वहां पर भी नोट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के टाइम पे जो पहला थिंग आपको पढ़ना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर आप लोग डायग्राम आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जनरली यहाँ पर 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लेयर का नाम क्या होता है? फर्स्ट लेयर। और इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है क्या? इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर कौन सा है? ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये वाला लेयर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा। इस पर्टिकुलर लेयर को हम लोग कहते हैं, ये जो वेवी आप लोग देख सकते हो, इस वाले लेयर को हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद सेकंड लेयर पे जब हम लोग दैट इज कॉल्ड द सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा, ये आप लोग देख सकते हो सब म्यूकोसा लेयर। तो सब म्यूकोसा लेयर के बाद जो लेयर आता है ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर आता है दैट इज कॉल्ड द मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस लेयर यहाँ पर 2 तरह का होता है। यहाँ पर 2 तरह के मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह का क्या? अंदर वाला होता है क्या? अंदर वाला होता है जो सर्कुलर। ठीक है, सर्कल होता है अंदर। ठीक है, सर्कल होता है अंदर। एंड बाहर वाला होता है वो क्या? लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सर्कुलर मसल लेयर कौन सा है? ये वाला है सर्कुलर मसल लेयर। एंड बाहर वाला ये वाला पोर्शन है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तो सर्कुलर मसल लेयर मतलब इस तरह के सर्कल फॉर्म करते हैं, एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर इस तरह का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिप्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूकोसा एक लेयर, नंबर 1 लेयर, सेकंड सब म्यूकोसा। ठीक है, एंड थर्ड होता है क्या? थर्ड होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, मतलब ये थर्ड लेयर। एंड फोर्थ लेयर का नाम क्या होता है? फोर्थ लेयर का जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड द फोर्थ लेयर का नाम होता है सेरोसा। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वाला क्या है? सेरोसा लेयर। ठीक है, तो देयर आर 4 लेयर्स। फर्स्ट वन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। मेरे साथ ही आप लोग रट लो ये चीज को, म्यूकोसा, इनर मोस्ट, सब म्यूकोसा। उसके बाद मसल लेयर। मसल के अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। एंड फोर्थ लेयर का नाम होता है सेरोसा। ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद में रखना होगा। आप लोग मेडिकल में जाओगे, एनी प्लेस जाओगे, आप लोगों को ये रटना ही पड़ेगा हर एक टाइम में। ठीक है, सेकंड पार्ट में जब हम लोग आते हैं, सेकंड पार्ट में और सेकंड पोर्शन में जब हम लोग आते हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा ये जो लेयर्स है ना, लेयर्स के अंदर भी एक प्लेक्सस टाइप का होता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड द प्लेक्सस? तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को प्लेक्सस। ठीक है, प्लेक्सस। तो यहां पर एक मिनट, तो यहां पर जनरली क्वेश्चन होता है आपका प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? प्लेक्सस का मतलब है नर्व बंडल्स। ठीक है, नर्व बंडल्स। क्यों होता है प्लेक्सस? देखो, तो जब हम लोग खाते हैं तो एक टाइम के बाद हमें क्या लगता है? हमारा स्टोमक फुल हो चुका है, एंड उसके बाद क्या लगता है? और भाई कुछ खा नहीं सकता हूं, अगर मैं ज्यादा खा लूं तो वॉमिट कर दूंगा। ठीक है, और उल्टी कर दूंगा। तो ये जो सेंसेशंस लेते हैं और ये जो सेंस करते हैं, स्टोमक कहो, पैनक्रियास, डिओडिनम, लीवर, एनीथिंग, ये जो सेंस करते हैं, ये सेंसेशन के लिए तो नर्व फाइबर्स चाहिए। एंड नर्व फाइबर जो यहाँ पर अरेंज होकर रहते हैं बंचेस छोटे छोटे बंचेस में, दैट इज कॉल्ड द प्लेक्सस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह के प्लेक्सस प्रेजेंट है। वन इज कॉल्ड द मीजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, मीजनर्स सबम्यूकोसल प्लेक्सस जो सबम्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीजनर्स प्लेक्सस कहां पर प्रेजेंट होता है? सबम्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आते हैं ऑरिबैक प्लेक्सस। ऑरिबैक प्लेक्सस कहां पर प्रेजेंट होता है? तो यहां पर देख सकते हो ये हो गया क्या? ये हो गया सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, इन दोनों के अंदर रहता है ऑरिबैक। तो यहां पर ऑब्वियसली मिसनर मतलब सब म्यूकोसा एंड ऑरिबैक मतलब क्या? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर। ये हो गया जनरलाइज स्कीम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद इस डायग्राम में आते हैं और ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है जहां से आप लोग देख सकते हो
ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? म्यूकोसा। यहाँ पर नाम है क्या? म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद जो सेकंड लेयर आता है और कवरिंग लेयर आता है, दैट इज कॉल्ड द सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में कौन सा ग्लैंड रहता है, सॉरी कौन सा प्लेक्सस रहता है? दैट इज द मिजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, मिजनर्स प्लेक्सस सब म्यूकोसा में रहता है। एंड मस्कुलरिस प्रोपिया, ठीक है, और यहाँ पर मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर में इनर पोर्शन में कौन सा मसल लेयर रहता है? इनर पोर्शन में रहता है या सर्कुलर मसल लेयर, एंड आउटर पोर्शन में लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। ठीक है, इनर एंड आउटर पोर्शन के अंदर और बीच में सैंडविच होकर जो प्लेक्सस रहता है उसे हम कहते हैं ऑरेबैक प्लेक्सस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, नीट पर्सपेक्टिव में। एंड लास्ट में जो लेयर आता है दैट इज सेरोसा और एडवेंटिशिया। सेरोसा लेयर क्या होता है? सेरोसा लेयर एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो आपको जानना जरूरी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए, एंड अगर आप लोग ये रट लेते हो तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। इसके बाद हम लोग जाते हैं लेयर्स के बारे में हमने बता दिया। इसके बाद आते हैं हमारे मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो भाई लोग आप तो कहोगे कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है वही इस टाइम पे हम लोग देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड द एलिमेंटरी कैनल। कैनल का मतलब क्या है? लॉन्ग पाइप और लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, एंड सेकेंड जो पार्ट होता है दैट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब आप लोग ये सोच सकते हो ये एक ट्यूब है, एंड क्या होता है? ये एक ग्लैंड है। ठीक है, ये ट्यूब में से जब खाना नीचे जाता है, साइड से बहुत सारे ऐसे ग्लैंड रहते हैं जहां से क्या एंजाइम सीक्रेट होते हैं ताकि वो पर्टिकुलर खाना और पर्टिकुलर फूड डाइजेस्ट हो सके। ये जो ऑर्गन्स यहाँ पर रिलेटेड होते हैं उसे हम कहते हैं ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंड ये जो होता है हमारा ट्यूब इसे हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव कैनल। आसानी से समझा दिया आप लोगों को, आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। इसके बाद आते हैं क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर क्या पड़ता है? लीवर। यहां से एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर जो होता है, लीवर का वेट कितना होता है? लीवर का वेट जनरली होता है 1.2 टू 1.5 केजी, जो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को खोल लो भाई लोग, अगर आप लोग अभी भी एनसीईआरटी को नहीं खोले हो तो फटाक से खोल लो ताकि वहां पर आप लोग देख सको एंड चेक कर सको जो मैं बता रहा हूं वो करेक्ट है या नहीं है। अगर गलती हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या निकलता है? डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट में। एलिमेंट्री कैनाल में जो फर्स्ट थिंग हमें पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द टूथ और टीथ। तो टीथ पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, जब आप लोग इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर पढ़ोगे उस टाइम पे जो टंग है अपना, टंग को इस तरह से ऊपर बहलाते जाओ ताकि आप लोग समझ सको कौन सा इंसिजर है कौन सा कैनाइन है। मतलब अगर मैं ये आपसे ट्राई करूं एंड आप लोग ये देख रहे हो तो आप लोग भी ट्राई करो ताकि याद रहे। ऊपर पोर्शन में 2 इंसिजर, उसके बाद एक कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर, उसके बाद 3 मोलर। ये आप लोग फील कर सकते हो। अगर आप लोग 18 के नीचे हो और 18 ईयर ओल्ड के नीचे हो तो आप लोगों का लास्ट मोलर टीथ जो होता है, ठीक है, लास्ट मोलर टीथ वो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जब निकलता है तब आपका मैच्योरिटी गेन होता है। ये जनरली आप लोग गेस कर सकते हो एंड ये जनरली कहावत में चला आता है। एंड इसलिए लास्ट मोलर टूथ को हम लोग कहते हैं क्या? विजडम टूथ। ठीक है, विजडम टूथ हम लोग कहते हैं जो 4 नंबर में होते हैं, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, ये तो हो गया टीथ। टीथ का जो प्रॉपर्टीज है वो हमें अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टीथ का जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, ये है क्या? थेकोडोंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डाइफियोडोंट, थर्ड पॉइंट ब्रूनोडोंट। तो 3 चीजों का मतलब क्या है? फिर से रिपीट करो, थेको, ब्रूनो, डाइफियो। थेको का मतलब क्या है? सॉकेट्स में यहां पर एम्बेडेड है। मतलब ये अगर एक सॉकेट है एंड ये अगर टूथ है हमारा, ठीक है, ये अगर टूथ है हमारा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये सॉकेट्स में एम्बेडेड है इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या कहोगे? आप लोग इसे कहोगे क्या? थेकोडोंट। ठीक है, थेकोडोंट। डाइफियोडोंट क्यों? डाइफियोडोंट क्योंकि आप लोग जानते हो जनरली ह्यूमंस जो होते हैं वहां पर 2 तरह का टीथ होते हैं। फर्स्ट टीथ जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ, जो एक बार गिर जाता है, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं दैट इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डाइफियोडोंट। एंड थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट दैट इज ब्रूनोडोंट। ब्रूनोडोंट क्यों होता है? ब्रूनोडोंट हमारा जो दांत है, दांत में बहुत सारे कैस्प्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिनिएचर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है,
इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्रूनोडोंट, मतलब कुछ इस तरह से खुरदुरा होता है सरफेस, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये हो गया हमारा ब्रूनोडोंट। थ्री प्रॉपर्टी थेको ब्रूनो डाइपियो, दिमाग में घुसा लो, दिमाग में दही मत करना, दिमाग में घुसा लेना ये चीज को, ठीक है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जहां पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्राउन ऑफ टीथ, ठीक है। क्राउन, टीथ का जो क्राउन होता है, टीथ का जो क्राउन होता है, वहां पर एक चीज रहता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं एनामेल, 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 ठीक है। एनामेल का जो कंपोनेंट होता है ये नीट में आ सकता है। एनामेल का जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये जनरली कैल्शियम का एक सब्सटेंस होता है जो आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हो और एनसीईआरटी में नोट कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कंपाउंड होता है ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं डेंटल फॉर्मूला में। डेंटल फॉर्मूला को दिखाने से पहले आपको मैं ये पिक्चर डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोग यहां पर देख सकते हो, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहे तो हमें इस तरह से हमारा जो ओरल कैविटी होता है उसको इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहां पर हर एक सेगमेंट में और हर एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ प्रेजेंट होते हैं। 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, ये वाला कैनाइन है, ये 1-2 इंसिजर, थर्ड वाला कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर एंड लास्ट 3 मोलर्स, ठीक है। ये होगा हमारा इस तरह के से कुछ होगा। सेम वे में ऊपर अगर आप लोग नीचे देखो, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर एंड 2 प्रीमोलर, ठीक है। ये वाला एंड ये वाला क्या है, प्रीमोलर एंड लास्ट 3 मोलर, 3 मोलर टीथ। तो ऑब्वियसली हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट शुड बी, यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला लिखने के लिए जो लिखना पड़ेगा ये आप लोग देख ही सकते हो, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, ये हो गया हमारा बेसिक सा फंडा, जो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यहां से और एक हॉट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला क्वेश्चन जो आ जाता है, बेबीज का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बेबीज का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबीज का डेंटल फॉर्मूला होता है ये, आप लोग गेस कर सकते हो इसका मतलब क्या है, तो चलिए पिक्चर में ही देख लेते हैं। बेबीज में, ठीक है, बेबीज में जनरली जो फॉर्मूला होते हैं अगर हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा उनके पास 2 इंसिजर होते हैं, ठीक है, 2 इंसिजर होते हैं, 1 कैनाइन भी होता है, लेकिन वहां पर कोई भी प्रीमोलर नहीं होता है, 2 प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, ठीक है, एंड लास्ट 2 मोलर्स प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को 18 ईयर के बाद थर्ड मोलर टीथ उगता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेबीज के अंदर 18 ईयर्स के नीचे और 2 इयर्स के नीचे जो कोई बेबी है उनके अंदर कितना टीथ प्रेजेंट होता है, मिल्क का टीथ कितना होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ कितना होता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3, मतलब 2 4 5, ठीक है, 5 into 2, यहां पर आपको एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 5 into 4। एंड अगर आपसे पूछे परमानेंट टीथ कितना होता है तो यहां पर आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो रो है इसको आप लोग क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, 2 + 2 + 1 + 2 + 3, मतलब क्या, 3 5 6 8, ठीक है, 8 into 4 मतलब 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। कहां पर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, यहां पर एडल्ट्स में। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा टीथ, ठीक है। टीथ के बाद आते हैं हम लोग क्या, टीथ के बाद हम लोग आते हैं टंग में। टंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। टंग एक होता है मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, टंग कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। टंग क्या है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा, मस्कुलर ऑर्गन है। एंड यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, पैपिला प्रेजेंट होते हैं। पैपिला में क्या रहता है, पैपिला में रहता है टेस्ट बड्स, ठीक है, टेस्ट बड्स जो हम लोग अब देखेंगे। एंड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेनुलम हम लोग किसे कहते हैं, ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर, अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को, ये वाला पोर्शन आई थिंक आप सभी लोग देख सकते हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जहां से टंग क्या होता है, जहां से हमारा टंग नीचे जो ओरल कैविटी के सरफेस के साथ अटैच होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्या, दिस पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, ठीक है। जो फ्रेनुलम आप लोग देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो ब्लू से मैंने मार्क किया है, इसे हम कहते हैं क्या, फ्रेनुलम, जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं पैपिला के बारे में। पैपिला क्या होता है, पैपिला से
क्यों हम लोग यूज करते हैं और पेपिला इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। अब आते हैं हम लोग कहां पे, अब आते हैं हम लोग पेपिला पे, ठीक है। पेपिला, व्हाट इज कॉल्ड द पेपिला। पेपिला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है छोटा मोटा जहां पर क्या रहते हैं, जहां पर रहते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड्स इज कॉल्ड द पेपिला, ठीक है। लेकिन पेपिला ऐसे भी होते हैं जहां पर टेस्ट बर्ड नहीं रहता है, मतलब पेपिला ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड जहां पर टेस्ट बर्ड रह भी सकते हैं एंड टेस्ट बर्ड नहीं भी रह सकता, मतलब कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो चलिए देख लेते हैं पेपिला जनरली क्या होता है, ठीक है। पेपिला जो होता है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिला। फर्स्ट पेपिला इज कॉल्ड द सर्कमवैलेट पेपिला, ठीक है। सर्कमवैलेट पेपिला आप लोग यहां पर देख सकते हो, सर्कमवैलेट पेपिला, ठीक है। सर्कमवैलेट पेपिला ये मार्जिन बराबर होता है टंग के, ठीक है, ये हो गया सर्कमवैलेट पेपिला। इसके बाद आते हैं कहां पर, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, फिलीफॉर्म पेपिला में। फिलीफॉर्म क्या पेपिला होता है, फिलीफॉर्म पेपिला जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का, मतलब जब आप लोग आइसक्रीम खाते हो और आइसक्रीम खाने जा रहे हो तो आइसक्रीम तो टंग के सरफेस में ऑब्वियसली लग जाते हैं, तो ये फिलीफॉर्म पेपिला जो होता है ये क्या होता है, ये टंग को एक रफ सरफेस देता है, ठीक है, रफ सरफेस देता है ताकि हम लोग किसी भी चीज को खा सके अच्छे से, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना ही रखना होगा। फंजीफॉर्म पेपिला ये जनरली ह्यूमंस में रूडिमेंटरी होता है, ठीक है, रूडिमेंटरी होता है, ठीक है, रूडिमेंटरी होता है। एंड फोलिएट पेपिला ये यहां पर प्रेजेंट होता है। एंड यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड क्या होता है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है फिलीफॉर्म पेपिला में, जो नीट के पर्सपेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सर्कमवैलेट जो पेपिला होता है वो सबसे बड़ा होता है, एंड जो फंजीफॉर्म पेपिला होता है जो इस तरह का मशरूम शेप्ड होता है, एंड फोलिएट पेपिला टंग के इस साइड बराबर रहता है, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है पेपिला के बारे में। एंड यहां पर जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, टेस्ट बर्ड, ठीक है, टेस्ट बर्ड, वो उनका स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। टेस्ट बर्ड जो होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं, इस तरह से टेस्ट बर्ड रहते हैं। एंड उसके साथ रहता है क्या, उसके साथ रहते हैं एक्सेसरी सेल्स। एंड टेस्ट बर्ड के ऊपर इस तरह से कुछ फाइबर्स और सिलिया रहते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं खुद के अंदर, मतलब इस तरह के लहरा रहा है, ये हो गया क्या सपोर्टिंग सेल, एंड ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा टेस्ट बर्ड और टेस्ट सेल, ठीक है। यहाँ पर सिलिया, यहाँ से केमिकल आ रहा है, केमिकल को सेंस करता है एंड नर्व के थ्रू ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जहां पर हम लोग समझ सकते हैं इनका टेस्ट क्या है, हमने पहले ये चीज खाया है या नहीं खाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको जानना जरूरी होगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो टंग के बारे में ज्यादातर चीज हमारा यहाँ पर हो गया। एंड यहाँ पर और 2 चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये जो लाइन होता है, ठीक है, ये टंग का जो लाइन मैंने आपको मार्क करके दिया है, ठीक है, टंग का जो लाइन में मार्क करके दिया है, यहाँ पर एक सीकम टाइप का होता है और यहाँ पर एक छोटा होल टाइप का और छोटा क्या बोलते हैं उसे, छोटा मार्क टाइप का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं फोरामेन सीकम, ठीक है, फोरामेन सीकम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ये तो हो गया, ये तो हो गया। एंड इसके बाद आते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो छोटा मोटा कुछ एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं, छोटा मोटा कुछ एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना जरूरी है। लिंगुअल टॉन्सिल कहां पर रहता है, बेस ऑफ द टंग में, बेस ऑफ द टंग में लिंगुअल टॉन्सिल जनरली प्रेजेंट होता है। एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, जो आपको जानना होगा, जो कुछ देर बाद भी मैं आपको बताऊंगा। एंड यहां पर देख सकते हो 2 फोल्ड प्रेजेंट है, ठीक है, 2 फोल्ड प्रेजेंट है। एंड इन दोनों फोल्ड के अंदर और इन दोनों फोल्ड के बीच में एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है यहां पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलाटाइन टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल। जब आप लोग एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल में जाओगे, डेड बॉडी देखोगे, और भी अच्छे से समझ आएगा, वुड बी डॉक्टर्स हो रहे हो, इसलिए ये कंसेप्ट आपको अच्छे से रिमेंबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टंग का एंटायर कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। टंग के बाद आते हैं हम लोग क्या, टंग के बाद हम लोग आते हैं एपिग्लॉटिस, जो मैंने अभी अभी आप लोगों से डिस्कस किया था। एपिग्लॉटिस क्या होता है भाई लोग, बताओ एपिग्लॉटिस क्या होता है। आपने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिन लोगों का रिवीजन हो गया है उन लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एपिग्लॉटिस कौन से कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजेनियस फ्लैप होता है जो हमारे ट्रकिया को और विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है जब हम लोग स्वेलो करते हैं और कुछ चीज खाते हैं, ठीक है।
एंड ये जनरली बनता है इलास्टिक कार्टिलेज से, कार्टिलेज होता है इलास्टिक का। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लिंक में एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि कार्टिलेज कितना टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, सेलुलर कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये 3 टाइप का कार्टिलेज जनरली होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बाद यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख सकते हो ये क्या है हमारा, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है हमारा विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हो ये क्या है, ये है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, ये वाला पोर्शन है हमारा ईसोफेगस। एंड ईसोफेगस के ऊपर जो कॉमन ये हो गया हमारा एयरवे पैसेज एंड ये फूड पैसेज। ये जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, एक मिनट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स जनरली 3 टाइप का होता है, वन इज नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, और लैरिंगोफेरिंग्स, ये 3 होता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो ये तो हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हम लोग आते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टोमक। स्टोमक का कितना पार्ट्स होता है, क्या क्या नाम दिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा ले लेता हूँ 30 सेकेंड। तो अटेंडेंस नीचे दे देना कि कौन कौन लोग अभी तक ये वीडियो को अटेंड कर रहे हो एंड आपको कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि आप लोग खुद का कॉन्सेप्ट को एनरिच कर सको। वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं स्टोमक। ठीक है, स्टोमक जो होता है, स्टोमक में आप लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा, ये जो स्टोमक होता है थोड़ा सा डिफरेंट तो ऑब्वियसली होता है। ये जो स्टोमक होता है, ये जो स्टोमक होता है, यहाँ पर जनरली 3 पोर्शंस रहते हैं। वन इज कॉल्ड द कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्डियक पोर्शन प्रेजेंट होता है जहां पर ईसोफेगस आकर स्टोमक से मिलता है, वहां पर। यहाँ पर एक थिकनिंग प्रेजेंट होता है, इस जगह पर एक थिकनिंग और वाल्व टाइप का चीज, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, स्फिंक्टर चीज का मतलब होता है इस तरह के कॉन्स्ट्रिक्शन जो जब आप लोग खाते हो कोई एक चीज को, वो अंदर जब घुस जाता है उसको बाहर आने से रोकता है, इसे हम कहते हैं स्फिंक्टर मैकेनिज्म। इसे हम कहते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर। ये थिकनिंग मसल लेयर होता है, थिकेंड मसल लेयर। पॉइंट को याद करो, एनसीईआरटी में लिख लो थिकेंड मसल लेयर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं फंडस। फंडस क्या होता है, फंडस जहां पर जो एयर रहता है वो प्रेजेंट रहता है, ये जनरली एयर को स्टोर करता है यहाँ पर, वो हो गया फंडस। एंड लास्ट में आते हैं पाइलोडस। पाइलोडस कहां पर प्रेजेंट होता है, ये जो नियर द, ठीक है, नियर द डुओडिनम, डुओडिनम, ठीक है, नियर द डुओडिनम प्रेजेंट होता है पाइलोडस। यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ वेवी यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं क्या, रूगी। ठीक है, रूगी। रूगी क्यों प्रेजेंट होता है, रूगी देखो आप लोग समझ सकते हो एक चीज को, अगर मैं समझ लूं ये मेरा हैंड है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है। जब HCl फ्लो होता है और आप लोगों को जब भूख लगता है तो HCl तो इसके ऊपर से जाता है, इसलिए ह्यूज मसल लेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्टेड हो सकता है। इसलिए ये क्या करते हैं, वो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि जो जो सरफेसेस लगते नहीं है उसके ऊपर से HCl ना जा सके, एंड HCl जाने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो सके उससे वो पर्टिकुलर टिश्यू बच सके। ठीक है, रूगी का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है ये। ठीक है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट, प्रोटेक्टिव टू HCl, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा, प्रोटेक्टिव टू HCl ये होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो ग्लैंड्स रहते हैं वहां से म्यूकस लेयर भी सिक्रेट होता है, म्यूकस भी सिक्रेट होता है, जो आपको जानना जरूरी है, जो प्रोटेक्शन में काम करते हैं HCl से। एंड यहाँ पर एक डिजीज होता है, ठीक है, यहाँ पर एक डिजीज और यहाँ पर एक पैथोलॉजी आपको याद रखना होगा। अगर ज्यादा HCl सिक्रेट होता है, ठीक है, ज्यादा HCl सिक्रेट होता है, HCl तो ऑब्वियसली सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो अगर बाई चांस से ज्यादा HCl सिक्रेट हो जाता है तो जो डिजीज क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड द पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो आपको जानना जरूरी है, अल्सर। ठीक है, अल्सर जो आपको जानना जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बाहर भी कह सकते हो आप लोग, जो आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं द मसल लेयर्स ऑफ स्टोमक। आपने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं, वन इज द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन स्टोमक में 3 मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज आउटर जो पोर्शन होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर
एंड इनर मोस्ट एक होता है, इनर मोस्ट क्या होता है, ऑब्लिक, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। ऑब्लिक लेयर कहां पर रहते हैं, इनर मोस्ट पोर्शन में, इनर मोस्ट जिसमें से क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। आप लोग ये पॉइंट को देख लो एंड एनसीईआरटी में भी मार्क कर लो एंड ड्रॉ कर लो पिक्चर, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद चलिए डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को लेकर, लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर, ये तो उसके बाद डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स को लेकर, और उसके बाद डाइजेशन कैसे होते हैं उसको। तो इसके बाद चलिए डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को लेकर। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द डुओडेनम, ठीक है, डुओडेनम। डुओडेनम होता है क्या, यू शेप, ठीक है, यू शेप्ड होता है, ठीक है, यू शेप्ड और कप शेप्ड होता है डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम हो गया। डुओडेनम के बाद हाईली कॉइल जो स्ट्रक्चर होता है, कॉइल, ठीक है, कॉइल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द जेजुनम। एंड जेजुनम के बाद आते हैं, कि जेजुनम के बाद आते हैं हम लोग कहां पर, इलियम में, ठीक है। इलियम में जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो डुओडेनम, जेजुनम, इलियम तो हो गया। ये करने के बाद हमें यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द विली एंड माइक्रोविली। तो आप लोग ये समझ सकते हो जो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पर जो म्यूकोसा लेवल है, ठीक है, म्यूकोसा है वो डिफरेंट टाइप का वेवी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं एक एक को विली, ठीक है, विली और विलास कलेक्टिवली कहते हैं विलास। विलास जो होता है, ठीक है, विलास जो होता है, विलास के एक एक के सेल को अगर हम लोग ले ले इस तरह से, तो विलास के एक एक सेल के ऊपर भी हमें छोटा मोटा स्ट्रक्चर, वो भी स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्या, माइक्रोविली। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो विलास क्या करता है, विलास सरफेस एरिया को लगभग 60% इंक्रीमेंट करता है एंड माइक्रोविलास उस एरिया को भी 10 टाइम्स इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, क्या, बहुत ही बढ़ जाता है इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है एंड यहां पर एक तरह का ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, जो आपको यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो इस तरह से जो क्रिप्ट फॉर्मेशन हो रहा है और जो ग्लैंड, इस तरह के वो भी स्ट्रक्चर्स जो नीचे और अंदर घुस जाते हैं इन द केसेस ऑफ सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा के अंदर जो ग्लैंड्स घुस जाते हैं दैट आर कॉल्ड द क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, लिबरकुन, ठीक है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो क्रिप्स होता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, यहां से डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, यहां से क्या निकलता है, एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो आपको यहां पर अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये तो हो गया हमारा एक ग्रॉस अप स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर छोटा मोटा स्ट्रक्चर अभी भी बाकी है। जैसे ये जो होता है ये क्या है, ये है हमारा विलास। विलास के अंदर, विलास के बाहर वाला जो सरफेस है यहां पर तो एक सेल लेयर होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटेरोसाइट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड यहां पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड द एंटेरोसाइट। यहां पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये लाल सा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्टरी। ये वाला हो गया वेन, एंड ये जो सेंटर में एक स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो येलो सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड द लैक्टियल, ठीक है, लैक्टियल। लैक्टियल में जनरली क्या एब्जॉर्ब होता है, लैक्टियल में जनरली एब्जॉर्ब होता है फैट, ह्यूज फैट पार्टिकल्स यहां से एब्जॉर्ब होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लैक्टियल से फैट क्यों एब्जॉर्ब होता है। फैट जनरली बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो डाइजेशन के बाद भी बड़ा ही रहता है जनरली। ये कैपिलरीज के यहां पर आप लोग देख सकते हो, क्या यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो आर्टरी एंड वेन के अंदर जो छोटा छोटा कैपिलरी है ना, इनका जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटा छोटा होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पोर्स होते हैं बहुत ही छोटा मोटा। लेकिन अगर आप लोग लैक्टियल को देखते हो, लैक्टियल का जो पोर्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है जिसके थ्रू फैट पार्टिकल्स और लिपिड पार्टिकल्स आसानी से घुस सकते हैं। तो ये बेसिक सा फंडा था विलाई एंड माइक्रोविलाई को लेकर। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो विलाई एंड माइक्रोविलाई का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से किया गया है। ये है क्या, ये है एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट, ठीक है, एंटेरोसाइट ये, एंड एंटेरोसाइट के बाद ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो चीज है वेवी स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द विली, ठीक है, एंड विली के ऊपर ये जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो दिस इज कॉल्ड द माइक्रोविली, ठीक है, जो आपको
जानना बहुत ही जरूरी है। एंड यहाँ पर ये आर्टरी तो आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लो। अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो ये देख सकते हो। क्रिप्ट ऑफ लिवर से क्या निकलता है? डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है, पेन एंजाइम्स यहां से निकलता है, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी होगा। एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर की इस तरह से अरेंजमेंट देता है, जनरली आप लोग ये समझ सकते हो, बाहर हर एक लेयर होता है। ये हो गया हमारा क्या? म्यूकोसा। म्यूकोसा सब म्यूकोसा के अंदर यहाँ इस तरह से घुस जाता है एंड फॉर्म करता है क्या? क्रिप्ट ऑफ लिवर, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बार मैं दिखा रहा हूं अच्छे से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये हो गया सब म्यूकोसा लेयर, ये ग्रीन से जो मैं मार्क कर रहा हूं। एंड जो म्यूकोसा है वो सब म्यूकोसा के अंदर, ये अगर सब म्यूकोसा है इसके अंदर घुस जा रहा है एंड फॉर्म कर रहा है क्रिप्ट ऑफ लिवर, जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ पार्ट जो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? सीकम है, ठीक है, सीकम, ये आप लोग देख सकते हो, सीकम, ठीक है। सीकम के बाद जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब क्या है? ये बहुत पहले पास्ट में हम लोग यूज करते थे, लेकिन अब इस टाइम पे इसका यूज जनरली नहीं है। ये हो गए अपेंडिक्स। इसके बाद आते हैं असेंडिंग कोलन, ये ऊपर उठ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर उठ रहा है असेंडिंग कोलन। ये ट्रांसवर्स कोलन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ट्रांसवर्सली जा रहा है। एंड ये डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, मतलब ये नीचे जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। तो आप लोग ये समझ सकते हो हमारे इस पोर्शन में क्या रहता है? स्टोमक, यहाँ पर रहता है लिवर। तो स्टोमक से कहां पर जाता है? स्टोमक जो होता है, स्टोमक से जो निकलता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इस तरह से घूमता है, घूमकर इस जगह पे जब आता है, यहां से ये कहां पर लोड होता है और अनलोड होता है असेंडिंग कोलन में। इस तरह से असेंड करता है, असेंड करके ऊपर से जाता है ट्रांसवर्स कोलन इस डायरेक्शन में, एंड उसके बाद जो होता है डिसेंडिंग कोलन के थ्रू नीचे चला जाता है। एंड डिसेंडिंग कोलन के थ्रू नीचे जाने के बाद यहां पर रहता है सिग्मोइड कोलन। लेकिन एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, देयर आर 3 पार्ट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहां पर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का और भी 2 पार्ट है, वन इज कॉल्ड द रेक्टम एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड द एनस। रेक्टम का मतलब क्या है? जहां पर स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर ऑफ स्टूल होता है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टम। एंड उसके बाद जहां से स्टूल निकलता है दैट इज कॉल्ड द एनस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। एंड यहां पर और एक चीज होता है, ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो इस तरह से पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो यहां पर रहता है हमारा क्या? यहां पर रहता है हमारा स्टोमक, ठीक है, स्टोमक यहां पर हो गया। यहां पर रहता है कि यहां पर इन सब के ऊपर रहता है हमारा लीवर, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। ये तो हो गया ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद आते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो व्हाट आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? तो देयर आर मेनली डिफरेंट टाइप का ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। लिवर होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली पैनक्रियाटिक और पैनक्रियास भी होता है, ठीक है। एक एक को लेकर बाद में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड द लिवर एंड पैनक्रियास एंड इनका एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डक्ट्स के बारे में बताऊंगा गाइस, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी को खोलकर पिक्चर को मार्क कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहां से जो आप लोग को देखना पड़ेगा, तो ये तो हो गया हमारा लिवर में जनरली 2 लोब्स होते हैं, वन इज राइट लोब, अनदर वन इज लेफ्ट लोब। राइट लोब से क्या निकलता है? राइट हेपाटिक डक्ट, एंड लेफ्ट लोब से निकलता है ये लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। इस तरह से दोनों मिलने के बाद फॉर्म करता है कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हेपाटिक डक्ट फॉर्म कर लिया। एंड यहां पर ये क्या रहता है? यहां पर रहता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर यहां पर रहता है। एंड गॉल ब्लैडर जो रहता है, 1 मिनट रुक जाइए, तो गॉल ब्लैडर यहां पर जो रहता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर यहां पर जो रहता है, गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? सिस्टिक डक्ट इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। एंड यहां पर रहते हैं क्या? कॉमन हेपाटिक डक्ट, जो किससे फॉर्म होता है? राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट से। तो ये कॉमन हेपाटिक डक्ट हो गया। यहां से जो निकलता है, ये जो निकलने के बाद ये मिल जाते हैं ये 2 लोग, ठीक है, दोनों जाकर मिल जाते हैं, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपाटिक डक्ट मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? कॉमन बाइल डक्ट ये फॉर्म करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो किससे मिलता है? प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट कहां से निकलता है? प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियास होता है, ये वाला जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास से निकलता है प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट, इससे
मिल जाता है। मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद यहाँ पर एक जो होता है डायलेटेशन फॉर्म करता है, डायलेटेशन, जिसे हम कहते हैं क्या, एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है, एम्पुला ऑफ वाटर और हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला जो स्फिंक्टर का काम करता है यहाँ पर, ठीक है, स्फिंक्टर का काम करता है। एंड यहाँ पर एक स्फिंक्टर भी रहता है, दैट इज कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पर रहता है, इनका मेन काम क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी जनरली रहता है कहाँ पर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी जनरली रहता है एम्पुला ऑफ वाटर में, क्योंकि अगर यहाँ से सीक्रेट होता है क्या, यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट ऑब्वियसली होता है, यहाँ से सीक्रेट होता है क्या, बाइल, एंड यहाँ से सीक्रेट क्या होता है, यहाँ से सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस। एंड ये जब निकलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर के तो वहां पर तो एक स्फिंक्टर मैकेनिज्म होगा, ताकि जिस टाइम पे हमारा एंजाइम का जरूरत है उस टाइम ही एंजाइम निकले। एंड जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप का। एंड यहाँ पर और एक डक्ट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी पैनक्रियाटिक। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ मेरा जो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी पैनक्रियाटिक डक्ट को हम लोग डक्ट ऑफ कोलेडोकस नहीं कहते हैं, हम लोग डक्ट ऑफ कोलेडोकस, ठीक है, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, डक्ट ऑफ कोलेडोकस, डक्ट ऑफ कोलेडोकस, ठीक है, डक्ट ऑफ कोलेडोकस किसको कहते हैं, डक्ट ऑफ कोलेडोकस हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट को, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ कोलेडोकस, जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये देख सकते हो कॉमन बाइल डक्ट कौन सा है, कॉमन बाइल डक्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर जो सिस्टिक डक्ट आ रहा है, सिस्टिक डक्ट, एंड यहाँ पर क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट, और जिसका और एक नाम है क्या, डक्ट ऑफ कोलेडोकस। एंड इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, डक्ट ऑफ वेरसन कहते हैं, डक्ट ऑफ वेरसन किसको कहते हैं, डक्ट ऑफ वेरसन हम लोग कहते हैं प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है, प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और एम्स लेवल का एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी हम लोग किसे कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी हम लोग कहते हैं एक्सेसरी पैनक्रियाटिक और सेकेंडरी पैनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है, सेकेंडरी पैनक्रियाटिक डक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो यहाँ पर डक्ट ऑफ वेरसन हम लोग किसे कहते हैं, प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या है, डक्ट ऑफ कोलेडोकस, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ, डक्ट ऑफ वेरसन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी का नाम क्या होता है, सेकेंडरी पैनक्रियाटिक डक्ट, और डक्ट ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटोरिनी, थोड़ा सा यहाँ पर जुमला हो रहा है तो आप लोग ये क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में नोट कर सकते हो। यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एंड और एक स्फिंक्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस जगह पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ठीक है, बॉयडेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कॉमन बाइल डक्ट के एसोसिएशन में, ठीक है, जो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था लीवर एंड पैनक्रियास से, पैनक्रियास के एनाटॉमी से, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब सेकेंडरी पैनक्रियाटिक डक्ट ये कहाँ पर जाता है, ये यहाँ से साइड लेकर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर थोड़ा सी ऊपर, ये प्राइमरी एम्पुला है जहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ से ये डक्ट निकलते हैं, ठीक है, और सिक्रेशन यहाँ से निकलता है। एंड सेकेंडरी पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू भी कुछ सिक्रेशन निकलते हैं इस जगह पे थोड़ा से ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता था। एंड यहाँ पर प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट का, ठीक है, प्राइमरी पैनक्रियाटिक डक्ट का और एक नाम है जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ वेरसन, डक्ट ऑफ वेरसन, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स को लेकर। सैलिवरी ग्लैंड्स का जो डक्ट्स है उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग रट सकते हो तो दैट्स द फाइनेस्ट वे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो जनरली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्या, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं क्या, डक्ट ऑफ वेरसन, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं स्टेंसन डक्ट, ठीक है, स्टेंसन डक्ट, ठीक है, स्टेंसन डक्ट, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड, हमारा जो टंग होता है,
टंग के नीचे वाला जो ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड द सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं कि रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट, ठीक है। एंड यहां पर रहता है इस साइड पे, इस जगह पे, ठीक है, टंग के नीचे, लेकिन राइट एंड लेफ्ट साइड में रहता है क्या, राइट एंड लेफ्ट साइड में रहता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं क्या, वर्टन, ठीक है, वर्टन्स डक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 डक्ट्स एंड 3 मेजर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। तो ये था हमारा मेन एनाटॉमी ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड ऑब्वियसली इसके सेकंड पार्ट में भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम लगता है, कौन कौन से एंजाइम नहीं लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इंश्योर करो कि वीडियो को आपने एंटायरली देख लिया है। जो जो पार्ट आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, नोट्स में नहीं ऐड किया गया है, वो भी ऐड कर लो ताकि एंटायर नॉलेज आपको मिल सके। एंड जब आप लोग रिवाइज करना चाहोगे उस पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सको, ठीक है। माउथ के बाद होता है स्टोमक में। स्टोमक में डाइजेशन होता है, मेरे साथ रिवाइज करो, रिवाइज करते जाओ। स्टोमक में जो होता है डाइजेशन किसका होता है, लाइपेस का होता है, मतलब फैट डाइजेस्टेड होता है वहां पर। एंड उसके साथ डाइजेशन होता है प्रोटीन का। एंड बेबी लोग के अंदर, मतलब जो बेबीज होते हैं उनके अंदर मिल्क प्रोटीन, केसिन का भी डाइजेशन वहां पर होते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद आता है मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन दैट इज इन आवर इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूज टाइप ऑफ डाइजेशन होता है जो जनरली होता है 2 तरह का जूसेस से, वन इज पैनक्रेटिक जूस एंड अदर वन इज इंटेस्टिनल जूस, जो इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं डाइजेशन इन आवर माउथ। तो एनसीईआरटी से पॉइंट में जो निकाला हुआ आप लोगों के लिए वो आप लोग देख ही सकते हो। डाइजेशन माउथ में जो होता है जनरली स्टार्च डाइजेशन होता है, ठीक है, बॉइल्ड स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सैलिवरी एमाइलेज, ये डाइजेशन करता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8। न्यूट्रल पीएच होता है 7, लेकिन यहाँ पर पीएच है 6.8, मतलब कि माइल्डली एसिडिक। एंड यहाँ पर स्टार्च जो होता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है मेल्टोज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक हॉरिजॉन्टल लिंक में एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। व्हाट इज मेल्टोज? मेल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। यहाँ पर देख सकते हो 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच्ड है, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच्ड है एंड फॉर्म कर रहे हैं डाइसैकेराइड और माल्टोज, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं और एक एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट के ऊपर, जहां पर आप लोग देख सकते हो 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस होता है माउथ में, मतलब 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस होता है माउथ में, जो स्टार्च स्पेशली होता है बॉइल्ड टाइप का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आते हैं हम लोग स्टोमक का जो डाइजेशन होता है उसके ऊपर। तो स्टोमक का जो एपिथेलियम जनरली होता है, ठीक है, स्टोमक का जो एपिथेलियम होता है वो होता है कलमनर एपिथेलियम, ठीक है, कलमनर एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। ये एपिथेलियम आप लोग देख सकते हो इस तरह से रहता है स्टोमक के चारों ओर एपिथेलियम। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको जानना पड़ेगा, जो है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिछला वाला एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया था क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के बारे में, कुछ उस तरह से ही होता है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो काम आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, म्यूकोजा जो है ना, म्यूकोजा, ये अगर म्यूकोजा में समझ लो, म्यूकोजा अंदर घुस जाता है, घुसकर ये जो देख पाते हो ये क्रिप्ट्स फॉर्म करते हैं और क्या पीट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, पीट फॉर्मेशन करता है। ये पीट्स को हम लोग कहते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक एक करके हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे,
ठीक है। तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो फर्स्ट सेल हम लोगों को जानना पड़ेगा दैट इज क्या है, म्यूकस नेक सेल। ये एक इंपॉर्टेंट है, म्यूकस नेक सेल, जहां से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। रिवाइज करो, एनसीईआरटी में भी लाइन दिया हुआ है, म्यूकस नेक सेल से म्यूकस सीक्रेट होता है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया स्टोमक के एनाटॉमी में म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl इसका काम करता है। एंड ऑब्वियसली HCl का और एक काम होता है, HCl का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, HCl का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या करता है, सॉरी गलती हो गया स्पेलिंग का, बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। एंड HCl एक हाईली एसिडिक कंपाउंड है, इसलिए म्यूकस लेयर क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है ताकि HCl स्टोमक के इन सेलों के ऊपर एक्ट ना कर पाए, ठीक है, जो आपको जानना ज़रूरी होगा। ये हो गया म्यूकस सेल। उसके बाद आते हैं दो तरह के सेल, पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल के ऊपर, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एंड इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और एक इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज यहाँ पर और एक तरह का सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द एंटेरोक्रोमाफिन सेल, जो जनरली डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन कहो, डिफरेंट टाइप का हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल एंड पेप्टिक सेल। तो पेप्टिक सेल के बारे में अब आते हैं। पेप्टिक सेल, और इसे हम लोग कहते हैं कि चीप सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पैराइटल सेल, और इसका और एक नाम क्या है, ऑक्सिनटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। चीप सेल और पेप्टिक सेल से क्या निकलता है पेप्सिनोजेन, जो है एक प्रो एंजाइम हम लोग किसे कहते हैं, प्रो एंजाइम हम लोग कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स को ही हम लोग कहते हैं प्रो एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स जब एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एंजाइम्स, जो एक्टिविटी करता है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पैराइटल सेल और ऑक्सिनटिक सेल से जो एंजाइम नहीं, जो एसिड निकलता है दैट इज कॉल्ड द HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, पेप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, पेप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करता है। एंड पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो है पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म, ठीक है। पेप्सिन में जब कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टोमक में प्रोटीन का होता है पहला पॉइंट प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और सेकंड पॉइंट किसका, फैट का होता है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, ये जो है पेप्सिन, ठीक है, ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखो प्रोटीन को प्रोटियोस एंड पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, जो आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी ये सीक्रेट करता है। मेजर अमाउंट ऑफ लाइपेज कौन सीक्रेट करता है, मेजर अमाउंट ऑफ लाइपेज सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस एंड ऑब्वियसली इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टोमक स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि बेबीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेबीज के अंदर प्रेजेंट होता है रेनिन, ठीक है। रेनिन एक क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो आपको जानना जरूरी होगा। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मिल्क प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं CIF एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहाँ से निकलता है, CIF जनरली निकलता है कहाँ से, आप लोग आई थिंक बता सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पैराइटल सेल से, ठीक है, पैराइटल सेल से क्या निकलता है, CIF और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में क्या हेल्प करता है, CIF और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे ये एब्जॉर्प्शन होता है, ये डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है। जनरली इलियम में, ठीक है, इलियम में ये डाइजेशन होता है विटामिन B12 का। कैसे होता है, यहाँ पर एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है, रिसेप्टर रहता है, जिसके ऊपर क्या करता है, कैसेन इंट्रिंसिक फैक्टर एंड B12 का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आकर बैठता है। कॉम्प्लेक्स आकर बैठने के बाद वो क्या होता है, ये एनगल्फ हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है, एनगल्फ हो जाता है सेल के अंदर। इस तरह से B12 एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर यहाँ पर दो तरह का एनीमिया आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है, दो तरह का एनीमिया आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक है पर्निशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। क्यों होता है पर्निशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो यहाँ पर दो तरह का एनीमिया आप लोग देख सकते हो, वन इज कॉल्ड द पर्निशियस एनीमिया, अनदर वन कॉल्ड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
तो पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो क्यों होता है ये आपको जानना ज़रूरी होगा। पर्निशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 का अगर एब्जॉर्प्शन घट जाए तो होता है पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया क्योंकि B12 क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है B12 एंड B12 का एब्जॉर्प्शन घट जाए तो उसे कहेंगे हम लोग पर्निशियस एनीमिया। एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है, अगर CIF घट जाए। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर CIF क्या करता है, B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर CIF घट जाता है तो क्या होगा, CIF अगर घट जाता है तो B12 एब्जॉर्ब जो होता है वो नहीं होगा और कम होगा, ठीक है। तो इस तरह के एनीमिया को हम लोग कहते हैं क्या, इस तरह के एनीमिया को हम लोग कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड अगर B12 का एब्जॉर्प्शन घट जाए क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर का डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, पर्निशियस एनीमिया, जो आपको जानना जरूरी होगा। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताना चाहता था, HCl क्या करता है, HCl, ठीक है। HCl यहाँ पर जो एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है वो होता है जनरली pH 1.8 का, जो NCERT में दिया हुआ है, जो आपको जानना जरूरी होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है इसके ऊपर। इंटेस्टाइन में दो तरह का जूसेस हम लोग देख पाते हैं, वन इज द पैनक्रियाटिक जूस एंड अनदर वन इज कॉल्ड द इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन सा एंजाइम रहता है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये जो तीन एंजाइम्स हैं, इन तीनों एंजाइम्स ये तीनों किसके फॉर्म में है, ठीक है, ये तीनों जो है ये प्रो एंजाइम के फॉर्म में है, ठीक है, प्रो एंजाइम के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पैनक्रियाटिक जूस में और भी प्रेजेंट है एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी होगा। एंड उसके कॉन्ट्ररी में इंटेस्टिनल जूस में और सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डाइपेप्टाइडेज, लैक्टेज, मोल्टेज, ठीक है। उसके बाद सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड लाइपेज, ये सब कुछ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इससे जनरली क्वेश्चन आता है, आपको दिया जाएगा डाइपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट इन, कहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस में, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इंटेस्टिनल जूस में, थर्ड ऑप्शन पैनक्रियाटिक जूस में, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर करना होगा सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस में डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एंड यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मैंने जो बताया प्रो एंजाइम के फॉर्म में जो जो एंजाइम्स है, ठीक है, उनको तो एक्टिवेट ऑब्वियसली करना पड़ेगा। उनको एक्टिवेट कौन करता है, यहां से जो एंटेरोसाइट है, एंटेरोसाइट से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जहां से क्वेश्चन आता है, जो क्या करता है, जो जनरली ट्रिप्सिनोजेन के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन से काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। जो तीनों एंजाइम्स कहाँ पर काम करता है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है, प्रोटीन को तोड़फोड़ करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक सब म्यूकोजल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब म्यूकोजल ग्लैंड इंटेस्टिनल लेवल में प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोजल, ठीक है, सब म्यूकोजल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्रूनार्ड्स ग्लैंड। ब्रूनार्ड्स ग्लैंड जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, HCO3 सीक्रेट करता है। क्यों करता है HCO3 सीक्रेट, आपको मैंने जो जो एंजाइम यहां पर बताया, इतना सारा एंजाइम्स, ये सभी एंजाइम कौन सा pH में एक्टिव होता है, 7.8 में। लेकिन हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि स्टोमक में जो pH होता है वो एसिडिक होता है। जब स्टोमक से एसिडिक काइम, ठीक है, स्टोमक से जो एसिडिक काइम यहां पर इंटेस्टाइन में आता है वो क्या होता है, इसके बाद HCO3- के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड होता है एंड pH आता है किसमें, 7.8 में, जो आपको जानना जरूरी होगा। एंड इसी pH में ये सब एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में आते हैं, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं डाइजेशन, ये जो एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले ही हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोज का डाइजेशन कैसे होता है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेप्टोन, प्रोटियोज ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं, स्टोमक में, ठीक है, स्टोमक से आते हैं, ठीक है, ये स्टोमक से आते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बचा खुचा प्रोटीन यहाँ पर आता है। आने के बाद क्या होता है, आने के बाद ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड्स इसके ऊपर एक्ट करता है एंड क्या फॉर्म करता है, डाइपेप्टाइड्स। तो ये कौन से जूस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में। लेकिन ये जो डाइपेप्टाइड है, ठीक है, डाइपेप्टाइड इसके बाद कहाँ पर जाता है सक्कस एंटेरिकस के पास, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस। तो एनसीईआरटी का पेज आप लोग खोल लो एंड यहाँ पर जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, इस बॉक्स में जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, सब एंजाइम सक्कस एंटेरिकस का एंजाइम
एंजाइम्स ही है जो आपको जानना जरूरी है। डाइपेप्टाइडेज, इसको डाइपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमिनो एसिड में। उस तरह ही सेम वे में हम लोग बाकी कुछ भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लाइपेज जो होता है, ठीक है, सॉरी लाइपेज नहीं, पहले आते हैं हम लोग स्टार्च में। स्टार्च जो होता है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। एंड मेल्टेज जो किस में प्रेजेंट है, सक्कस एंटेरिकस में, सक्कस एंटेरिकस में वो मेल्टोस को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं और कुछ में, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइपेज, आपको ऑलरेडी बता दिया स्टोमक में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज प्रेजेंट होता है एंड मेजर अमाउंट ऑफ लाइपेज प्रेजेंट होता है। सक्कस एंटेरिकस में होता है लाइपेज, इसके साथ पैनक्रियाटिक जूस में भी होता है। तो लाइपेज फैट को किस में कन्वर्ट करता है, ड्राई ग्लिसराइड, ड्राई ग्लिसराइड से होता है क्या, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, जो लाइपेज ही कन्वर्ट करता है। एंड यहाँ पर तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये देखो डाई एंड मोनोग्लिसराइड को ये जो लाइपेज सिक्रेटेड फ्रॉम सक्कस एंटेरिकस किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो आई थिंक आप लोग जो हॉराइजॉन्टल लिंक है वो एस्टेब्लिश कर पा रहे हो। पहले हर एक खाना के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, पीएच 7.8 में पैनक्रियाटिक जूस, उसके बाद सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स उसके ऊपर काम करते हैं, जो आप लोगों को दिमाग में घुसाना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग नीट 2023 एस्पिरेंट्स हो तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में, चार्ट देख लो 10 सेकेंड स्किप करके। न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में एंड न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। एंड इसके बाद देखो न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस मिलकर इसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर एंड बेसिस में, जो आपको जानना जरूरी है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं क्या, लैक्टेज में, ठीक है, लैक्टेज, लैक्टेज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लैक्टोज एंड सुक्रोज का, लैक्टोज एंड सुक्रोज का जो होता है, जो क्या होता है, डाइजेशन, और लैक्टोज और सुक्रोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो स्टमक में नहीं होता है, माउथ में नहीं होता है, हमारा इंटेस्टाइन का जो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा भी नहीं होता है। जो होता है वो होता है सक्कस एंटेरिकस के द्वारा, जो आपको जानना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लैक्टोज, लैक्टेस के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ सकते हो। एंड सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, जो बायोकेमिस्ट्री में और बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग जान सकते हो। तो ये जो होता है एंटायर थिंग, तो ये जो एंटायर थिंग होता है कहाँ पर होता है, देखो द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव ऑकर्स इन द डुओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं चला जाता हूँ पहले वाले एक पिक्चर में, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो डिओडिनम वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक होता है हर एक खाना का, ठीक है, ब्रेक होता है अच्छे से, ठीक है। जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। एंड ब्रेकडाउन यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन कम होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा हो गया, ब्रेकडाउन कम होता है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी शुरू होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मीडियम लेवल पे रहता है। लेकिन लास्ट में क्या, कहाँ पर लास्ट में जो इलियम होता है वहाँ पर B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत हाई होता है, एंड इसके साथ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हाई होता है, एंड उसके साथ यहाँ पर डाइजेशन ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर भी तो हमें विली ज़्यादा लगेंगे, है ना, ऑब्वियसली जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर विली और एब्जॉर्प्शन सरफेस हमें ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर विली का अमाउंट भी हाई होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए हाई सरफेस एरिया चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा मेजर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, मेजर टॉपिक्स भी मैंने बता दिया। इसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ पर कैसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पर तो हमारा डाइजेशन मैक्सिमम खाना पीना का हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो एक्सेस मैटर बचा हुआ होता है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है हमारे इस वाले पोर्शन में, ठीक है, जो जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में इस वाले पोर्शन में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, इलियोसिकल
इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, इलियोसिकल वाल्व जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंड जो क्या करते हैं इसके थ्रू, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खाना को अपलोड करता है और अनलोड करता है, एंड यहाँ से जाता है कहाँ पर, यहाँ से जो ट्रांसवर्स कोलोन होके यहाँ से जाकर यहाँ पर आता है। एंड पहले हम जो डिफिकेशन करते हैं और हम जो पॉटी करते हैं, ठीक है, पॉटी करने से पहले वो कहाँ पर स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है, रेक्टम में ये स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है, जो आपको जानना ज़रूरी है। ये यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, रेक्टम में डिफिकेशन से पहले टेम्पोरली स्टोर होता है। आपको ये पूछा जा सकता है टेम्पोरली स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर होता है, और स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, फीकल मटेरियल। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि यहाँ पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द इलियोसिकल वाल्व। इसके बाद चलिए देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एंड जो मेन स्कीम ऑफ एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पर्टिकुलर चीज। तो माउथ में पहले आते हैं, माउथ में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है, देखो, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोजा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ माउथ से निकोटीन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आई थिंक निकोटीन लेते भी हो, है ना, तो निकोटीन यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, निकोटीन होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल होता है, एंड ऑब्वियसली और एक ड्रग होता है जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जो एंजिना में लगता है, ठीक है, एंजिना का एक ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, एंजाइना, ठीक है, मतलब क्या, जो कार्डियक पेन होता है एंजाइना का, उसका है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, जो ब्लड कैपिलरी से उसके थ्रू। स्टोमक में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल सुगर्स एब्जॉर्प्शन होते हैं स्मॉल अमाउंट में, एंड एल्कोहल एब्जॉर्प्शन होता है। हंस रहे हो अंदर अंदर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एल्कोहल यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर थिंग प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द विली। विली के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में ज्यादा विली प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पर मेजर थिंग्स जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड एक्सेट्रा एब्जॉर्ब होता है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैट पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फैट पार्टिकल, ठीक है, फैट पार्टिकल कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, लैक्टियल से एब्जॉर्ब होता है इन फॉर्म ऑफ मिसिल, ठीक है, मिसेलिस के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, जो आपको जानना जरूरी होगा। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सब मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का मेन स्कीम। एंड लास्ट में एट लास्ट हम लोग चले आए हैं लास्ट तक, जहां पर हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर फर्स्ट डिसऑर्डर्स हमें जो पढ़ना पड़ेगा दैट इज द जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये जो सिस्टम आप लोग देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर सिस्टम, एक मिनट रुक जाओ, एनाटॉमी ऑफ लिवर में जाता हूँ, ये देखो, ये पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर मैं सब चीज़ को हटा दूँ, यहाँ से लगभग हटा ही देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ से हर एक चीज़ को हटा देता हूँ, अगर आप लोग इस तरह से समझ सकते हो और सोच सकते हो, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है इस जगह पे, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो बाइल फ्लो होगा वो कभी नहीं यहाँ पर आ पाएगा, ठीक है, यहाँ पर बाइल नहीं आ पाएगा, ये आपको जानना ज़रूरी होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक फैक्ट में और इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये जो लाइपेज होता है ना, ये जो लाइपेज होता है, लाइपेज को कौन एक्टिव करता है, लाइपेज को एक्टिव करता है बाइल, ठीक है, बाइल एक्टिव करता है। एंड अगर लाइपेज एक्टिव ना हो तो ऑब्वियसली फैट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट फिशेस में प्रेजेंट होंगे, एंड ऑब्वियसली यहाँ से जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आता है, ठीक है, बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन एंड बिलीवार्डिन, ठीक है, बिलीवार्डिन जो प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं, एंड ये क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड में पहुँच जाते हैं, एंड क्या करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना, आई का जो स्क्लेरा है उसको येलोइश कर देते हैं, हमारा जो डिफरेंट टाइप का सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है उनको येलोइश, पेल येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, एंड इसे हम लोग कहते हैं क्या, जॉन्डिस, जो आपको जानना जरूरी होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये देखो, स्किन एंड आईज टर्न इनटू येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। इसके बाद आते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, दिस इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, एंड यहाँ पर CNS का जो सेंटर काम में आता है दैट इज कॉल्ड द CTZ और एरिया ऑफ पोस्ट्रेमा, ठीक है,
हिपोस्ट्रेमा, जो आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद आता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावेल मूवमेंट, मतलब बावेल बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, इसलिए डिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, जो आपको जानना ज़रूरी है। इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, मतलब फीकल डिस्चार्ज का लिक्विडिटी भी बढ़ जाता है, जो हम लोग कहते हैं ना पतला जो लैट्रिन होता है और जो लिक्विड लैट्रिन होता है, उस तरह का चीज़, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावेल मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा बावेल मूवमेंट हो रहा है, एंड ऑब्वियसली जो स्टूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब स्टार्ट होगा तो हालत खराब कर देगा एंड डिहाइड्रेशन भी करेगा, जो पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हो, आप लोग बाथरूम में जाते हो, टाइम के टाइम लगाते ही हो, क्यों, ये जो प्रॉब्लम है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। जब जो स्टूल है वो निकलता ही नहीं है, बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप लोग पानी ही नहीं पीते हो, ठीक है। ये देखो, ये मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, एंड जो आपका गैस्ट्रिक मूवमेंट है वो इरेगुलरली ऑकर होता है, ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को जो सॉल्ट दिया जाता है वो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जो आपको खाना पड़ता है, ठीक है। बाद में किसी शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा क्यों मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट यूज होता है, ताकि स्टोमक के अंदर हाइपर ऑस्मोलर एनवायरनमेंट मेंटेन हो, ठीक है, ऑस्मोलर एनवायरनमेंट मेंटेन हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड इसके बाद आते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्यों होता है, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब बहुत सारे ऐसे भी टाइम होते हैं जब हम लोग छोटा से छोटा खाना खा लेते हैं, लेकिन हमें लगता है हमने बहुत सारा खा लिया। क्यों होता है, जो फूड का इंडाइजेशन, ठीक है। इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग एंड ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, मतलब आप लोग बहुत सारे टाइम कटलेट खा लेते हो, बहुत सारे टाइम बहुत सारे चीज़ खा लेते हो जो इरिटेंट और इरिटेशन करते हैं अंदर की जाके, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब हम लोग एंग्शियस रहते हैं तो खाना हजम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिस्चार्ज, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता है, एंड सिंपैथेटिक डिस्चार्ज में जो सिक्रेशंस होते हैं, एंजाइम सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एंड अंदर एक फुलनेस, मतलब ऑकवर्ड सा फीलिंग है, बहुत सारे टाइम आप भी फील करते हो, मैंने भी फील किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सारे जो 4 जो डिसऑर्डर्स और 5 जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स नहीं जो प्रॉब्लम्स है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ये आपने जान लिया। तो ये था हमारा एंटायर वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट लिंक में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पर मैंने दे दिया है। कमेंट सेक्शन को भी चेक करना, वहां पर भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर बहुत हैपोजेट हो गया है, आई थिंक आप लोग समझ लिए हो जो मैं समझाना चाहता था आप लोगों को, ठीक है। तो आज से इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। आपको कौन सा टॉपिक और कौन सा चैप्टर डाउट, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई लोग, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज से इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।